नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उपायों पर कार्यालयों के दिशा निर्देश जारी किए। पंजाब में सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिन पूर्णबंदी आज से शुरू। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना प्रबंधन में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया। अरुणाचल प्रदेश से 1, कर्नाटक से 4 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। और भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़कर पहली बार 5 खरब डॉलर से अधिक हुआ। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। ये हैं पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुद्दुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप। 17 जून को श्री मोदी 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। ये हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी। वर्तमान में देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है। देश में अनलॉक 1 जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। वहीं कल कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें परामर्श दिया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जांच को बढ़ावा देने के साथ साथ संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश भर में इस वर्ष 24 मार्च से राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जब जरूरत पड़ने पर लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ अथवा प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट से संपर्क किया। चाहे मुंबई से 64 वर्षीय रामप्रभा देसाई की समस्या हो या फिर भिवंडी निवासी दिलीप कुमार शाह का मामला, ऐसे सभी मुद्दों का समाधान 15 दिन के भीतर कराया गया। इन दोनों ने प्रधानमंत्री के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को अपनी शिकायत भेजी थी। दोनों ने त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की 40वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपए होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये 2 निर्णय लिए गए। For all those who have no tax liability but who have not filed their returns between July of 2017 and till January 2020, there won't be a late fee at all. The next one, the maximum late fee has been capped to 500 per return if there is tax liability.
5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी परिषद ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की जीएसटी रिटर्न के लिए ब्याज दर 9% कर दी है। छोटे करदाता 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भर सकते हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा, Further relief is being offered for small taxpayers for late filing of returns for February, March and April 2020. The rate of interest for late furnishing of return for the said months beyond the specified date, which is 6th July 2020, the rate of interest is reduced from 18% to 9%. वित्त मंत्री ने कहा कि मई, जून और जुलाई के लिए रिटर्न भरने की तिथि सितंबर तक बढ़ा दी है और इस पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा। कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे। पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसरों के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। समय समय पर प्रभावी स्वच्छता और नियमित साफ सफाई भी की जानी चाहिए। फेस कवर, मास्क, दस्तानों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में हर समय प्रचार प्रसार की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि धार्मिक स्थलों में जाते समय जूते, चप्पल अपने वाहन के अंदर रखने चाहिए। मूर्तियों, धार्मिक ग्रंथों या पुस्तकों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। समूह में पूजा या भजन अथवा मंत्रोच्चारण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय रिकॉर्ड किए गए भजन और आरती की व्यवस्था होनी चाहिए। शॉपिंग मॉल में डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मॉल, दुकानों के बाहर, एलिवेटर, कैफे जैसी जगहों पर सुरक्षित दूरी रखी जानी चाहिए। पंजाब में सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिन लॉकडाउन आज से शुरू हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण की आशंका और इस महामारी के चरम पर पहुंचने में करीब 2 महीने लगने के अनुमान के बीच सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिन लॉकडाउन के आदेश दिए थे। एक रिपोर्ट। पंजाब में आज सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में और छुट्टियों वाले दिन लॉकडाउन शुरू होने पर केवल ई पास होने पर ही एक जिला से दूसरा जिला में जाने की इजाजत दी जा रही है, जो आवश्यक काम हेतु ही जारी किए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरी संबंधी आपातकालीन स्थिति में ई पास अनिवार्य नहीं है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे तक खुला रहने की इजाजत दी गई है। अन्य दुकानें और शॉपिंग मॉल शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। खाने की घर पर आपूर्ति करने और खाना घर पर ले जाने के लिए सेवा देने वाले रेस्तरां और शराब की दुकानें शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। शादी समारोह के लिए केवल 50 निकट संबंधियों को ही ई पास जारी किया जा रहा है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में आई चुनौतियों पर सलाह देगी और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। समिति कोविड-19 के प्रभावी शमन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे उपायों के एकीकरण पर डीडीएमए को सलाह भी देगी। समिति में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव, दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह शामिल हैं। केंद्र सरकार ने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारकों सहित निश्चित श्रेणियों के विदेशियों के देश में प्रवेश को और आसान बना दिया है। ओसीआई कार्ड धारक ऐसे बच्चों को देश में आने की अनुमति दी गई है जो वयस्क नहीं है और जिनके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। अपने निकटतम पारिवारिक सदस्य की गंभीर चिकित्सा स्थिति या मृत्यु सहित पारिवारिक आकस्मिक स्थिति के मामले में भारत लौटने के इच्छुक ओसीआई कार्ड धारकों को भी यात्रा करने की अनुमति दी गई है।
सरकार ने ऐसे विवाहित जोड़ों को भी देश में आने की अनुमति दी है जहां उनमें से कोई एक ओसीआई कार्ड धारक है और दूसरा भारतीय नागरिक है। ओसीआई कार्ड धारक विद्यार्थी भी भारत आ सकते हैं, लेकिन उनके अभिभावकों में से कम एक को भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक होना चाहिए। भारत ने तंजानिया की विकास यात्रा में साझेदारी जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तंजानिया के राष्ट्रपति डॉक्टर जॉन पोम्बे जोसेफ मेगुफुली से फोन पर बातचीत में ये आश्वासन दिया। श्री मोदी ने जुलाई 2016 में दारुसलाम यात्रा को याद करते हुए तंजानिया के साथ पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों के महत्व पर बल दिया। श्री मोदी ने कोविड-19 के मद्देनजर तंजानिया से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहयोग के लिए डॉक्टर मेगुफुली को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने समग्र द्विपक्षीय संबंध की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के आखिर में तंजानिया में राष्ट्रपति पद के लिए और संसदीय चुनाव के लिए डॉक्टर मेगुफुली और वहां की जनता को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाओस के प्रधानमंत्री डॉक्टर थोंगलोन सियाओलिथ के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने वैश्विक कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की। श्री मोदी ने लाओस में महामारी को फैलने से रोकने के लिए वहां की सरकार के प्रभावी उपायों की सराहना की। श्री मोदी ने लाओस के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया। लाओस के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी को विकास कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण और छात्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद दिया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उपायों पर कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पंजाब में सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिन पूर्णबंदी आज से शुरू। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना प्रबंधन में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया। अरुणाचल प्रदेश से 1, कर्नाटक से 4 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए और भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़कर पहली बार 5 खरब डॉलर से अधिक हुआ। राज्यसभा के लिए कर्नाटक से 4 उम्मीदवार कल सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित सांसद हैं पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे और भारतीय जनता पार्टी के अशोक गस्ती तथा इराना कडाडी। इन चारों सीटों के लिए 4 ही उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में श्री एचडी देवेगौड़ा और श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे को हार का सामना करना पड़ा था। श्री इराना कडाडी और श्री अशोक गस्ती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता रहे हैं और पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय से भाजपा से जुड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नबाम रेबिया को निर्विरोध चुन लिया गया है। राजधानी ईटानगर में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पीडी सोना, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों की मौजूदगी में श्री रेबिया को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्री रेबिया को निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि यह भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ये पहला मौका है जब राज्य से 3 सांसद भाजपा के हैं। इनमें से 2 सांसद लोकसभा के जबकि 1 सांसद राज्यसभा के हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ आज तड़के कुलगाम जिले के मीर बाजार क्षेत्र के दारपोरा निपोरा में हुई। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने कहा कि पुलिस, सेना की 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में ठोस जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और छानबीन शुरू की। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने तक पहुंचे, वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हुई है। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और 49.47% पर पहुंच गई है। अब तक 1,47,194 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,842 लोगों का उपचार चल रहा है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 6,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या दोगुनी होने की दर लॉकडाउन के शुरू में 3.4 दिन से बढ़कर 17.4 दिन हो गई है। कैबिनेट सचिव ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और ग्रामीण विकास सचिवों से बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्यों को नियंत्रण, जांच और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, क्लिनिकल प्रबंधन और सामुदायिक प्रबंधन पर ध्यान देने का परामर्श दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,137 नए रोगी सामने आए हैं। इसके साथ राष्ट्रीय राजधानी में इस महामारी के कुल रोगियों की संख्या 36,824 हो गई है। अब तक वायरस से संक्रमित 13,398 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 667 लोग स्वस्थ हुए हैं। 71 और लोगों की मौत होने के साथ राष्ट्रीय राजधानी में इस बीमारी से अब तक 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोविड-19 रोगियों की संख्या 6,096 हो गई है। इनमें से 3,316 ठीक हो गए हैं, जबकि 2,743 का उपचार चल रहा है। राज्य में अब तक 35 लोगों की मृत्यु हुई है। औरंगाबाद जिले में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ के 7 कर्मियों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अर्धसैनिक सुरक्षा बलों में संक्रमण का ये पहला मामला है। राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 54% हो गई है। राज्य के विभिन्न इलाकों में 31,818 आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इसे 40,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल राज्य में 334 कंटेनमेंट जोन है, जहां लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में अन्य प्रदेशों से लौटे श्रमिकों और संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रथम चरण में रोजगार मेले उन जिलों में लगाए जाएंगे जहां श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। रोजगार मेलों का आयोजन जून माह के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। जिन जिलों में अधिक श्रमिक पंजीकृत होंगे वहां प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मेले आयोजित होंगे। रोजगार मेलों के आयोजन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में रोजगार मेला समितियों का गठन कर दिया गया है। प्रत्येक श्रमिक को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। मेले तक श्रमिकों को लाने तथा वापस भेजने के साथ साथ मेला स्थल पर भोजन और पानी की व्यवस्था भी रहेगी। मेला स्थल पर कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में जारी सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी होगा। मेला स्थल को सैनिटाइज किया जाएगा, हाथ धोने और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए रोजगार पोर्टल सेतु भी बनाया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार पृथकवास केंद्रों में सभी संभव बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे पृथकवास केंद्रों में प्रवासी श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पृथकवास केंद्रों में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों में 19,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनमें इस समय 2 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति रह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो हाल ही में देश के विभिन्न भागों से छत्तीसगढ़ लौटे हैं। विभिन्न जिलों में प्रशासन अपने अपने स्तर पर इन क्वारंटाइन केंद्रों में प्रवासी मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए अभिनव कदम उठा रहे हैं। रायपुर जिले के क्वारंटाइन केंद्रों में योग के साथ ही अन्य रचनात्मक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। वहीं बालोद और दुर्ग जिले में 14 दिनों की क्वारंटाइन अवधि का उपयोग निरक्षर प्रवासी मजदूरों को साक्षर बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा बिलासपुर और महासमुंद जिलों में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां उन्हें विशेष चिकित्सा सुविधा के साथ ही पौष्टिक भोजन दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग क्वारंटाइन केंद्र बनाने के निर्देश
दिए हैं। राज्य शासन इन क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे मजदूरों की स्किल मैपिंग कर कुशल और अर्धकुशल मजदूरों की सूची तैयार कर रहा है, ताकि आने वाले समय में उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अपनाने का फैसला किया है। इससे उद्योगों के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी और साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एक उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने फैसला किया कि बहुमंजिला भवनों में फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी। नई नीतियों के मुताबिक किसी भी 5 एकड़ तक की औद्योगिक जमीन के मालिक को अपनी जमीन के 1/4 हिस्से को फ्लैटेड फैक्ट्री यानी बहुमंजिला इमारत में तब्दील करने की इजाजत होगी। प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि इस नीति को लेकर राज्य के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण सहमत हैं। इस मॉडल के तहत औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से सिर्फ प्रदूषण न फैलाने वाली उत्पादन इकाइयों जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, हस्तकला शिल्प आदि के लिए फ्लैटेड मॉडल को इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ कम से कम 4 मंजिल की इमारत बनाए जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि राज्य आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रयासरत है और अपने आयात को कम करना चाहता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में कोविड रोगियों की संख्या 1 लाख पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 3,493 नए रोगियों के शामिल होने के साथ ही राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या 1,01,141 हो गई है। कल 127 लोगों की मृत्यु होने के साथ राज्य में मृतकों का आंकड़ा 3,717 पहुंच गया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 1,718 व्यक्तियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अभी तक 47,793 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में न केवल देश में कोविड-19 संक्रमित रोगियों की संख्या सबसे अधिक है, बल्कि भारत में दर्ज किए गए कुल मामलों में से 1/3 मामले केवल महाराष्ट्र से है। राज्य के 6,24,977 लोगों का अब तक परीक्षण किया गया है। कुल 5,79,569 लोग घरेलू क्वारंटाइन में हैं, वहीं 28,200 लोग संस्थागत क्वारंटाइन में हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अगर किसी कंटेनमेंट जोन में 14 दिनों में कोविड-19 संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आता तो उस क्षेत्र को डी नोटिफाइड किया जाएगा। फिलहाल राज्य में लगभग 3,900 कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन से अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा अन्य किसी को भी आवागमन की अनुमति नहीं है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में कल 164 लोग संक्रमित हुए और 9 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में कोविड-19 रोगियों की संख्या 4,484 हो गई है। राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार 2,278 रोगी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब तक 174 लोगों की मृत्यु हुई है। तमिलनाडु में कोविड-19 रोगियों की संख्या 40,000 से अधिक हो गई है। कल 1,982 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड-19 रोगियों की संख्या 40,698 हो गई है। राज्य में अब तक कुल 367 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चेन्नई नगर निगम ने कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित 40 लोगों के खिलाफ अपने घर से बाहर निकलने पर मामला दर्ज किया है। निगम के अधिकारियों ने कहा है कि इन लोगों पर महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। चेन्नई में ऐसे रोगी जिनमें कोविड संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देते और उनके पास शौचालय सुविधा वाला एक अलग कमरा है तो उन्हें अपने घर में स्वयं को संगरोधित करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन 14वें दिन परीक्षण से बाहर निकलने के बाद जब परिणाम नकारात्मक आता है तो उन्हें संगरोध को छोड़ने और बाहर जाने की अनुमति दे दी जाती है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़कर पहली बार 5 खरब डॉलर से अधिक हो गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भारी बढ़ोतरी के कारण 5 जून को समाप्त तिमाही में ये भंडार बढ़कर 5 खरब 1 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 8 अरब 82 करोड़ डॉलर बढ़कर 4 खरब 63 अरब 63 करोड़ डॉलर हो गई। समग्र भंडार में एक बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का होता है। विदेशी मुद्रा भंडार के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने पर अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि मौजूदा सरकार की नीतियों से ही ये संभव हो पाया है।
ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो बड़े हैं, जो $501 बिलियन पे पहुंच गए हैं, जो हाईएस्ट एवर है अपने हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में, इसको मैं देखता हूं कि जो हमारी ग्रोथ है ऑलवेज सिंस 1991 अगर हम देखें तो इट इज ऑलवेज फॉरेन कैपिटल ड्रिवन। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बढ़ना बताता है कि जो एफडीआई है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है उसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है हमारी इकोनॉमी में, और ये बढ़ा है बिकॉज जो हमारी सरकार ने स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए हैं रेदर देन शॉर्ट टर्म मेजर्स, और एक ईज ऑफ लिविंग डूइंग बिजनेस की टुवर्ड्स बहुत बड़ा मजबूत एक कदम उठाया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में हम कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मनोचिकित्सा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना चाहिए। We are going to overcome this crisis within a few weeks. In the coming few weeks, stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation, and take care of emotional need of the family. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मैक्स अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बलबीर सिंह भाग लेंगे। इसे रात 9:30 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन अली इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 32 और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने या आंधी चलने की संभावना है। तापमान 16 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने, गरज के साथ छींटे पड़ने या आंधी चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। प्रियंका, समाचार कहते हैं ये कैसा निजाम, ना इलाज ना अंत्येष्टि का इंतजाम। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही और शवों की भयावह स्थिति पर उच्चतम न्यायालय की दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार जनसत्ता सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। पंजाब केसरी ने लिखा है केंद्र, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु को भी नोटिस। नवभारत टाइम्स ने बताया है दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने साफ किया दोबारा लॉकडाउन नहीं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूरा वेतन देने की केंद्र सरकार की अधिसूचना पर उच्चतम न्यायालय ने कहा पूरा वेतन नहीं देने वाले निजी संस्थानों पर न हो कार्रवाई। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है कर्मचारी और नियोक्ता एक दूसरे की जरूरत खुद सुलझाएं वेतन विवाद। लॉकडाउन के बाद जीएसटी परिषद की पहली बैठक में लिए गए फैसलों को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। कोरोना से जीतने वाले मशहूर शायर आनंद मोहन जुटशी गुलजार देहलवी जिंदगी की जंग हारे। हिंदुस्तान ने पद्मश्री देहलवी के निधन के समाचार उनकी पंक्तियों में प्रकाशित की है। वो कहते हैं ये मेरा तीर है, जान लेकर निकलेगा। मैं कहता हूं कि मेरी जान है, मुश्किल से निकलेगी। कोरोना महामारी की जंग में पंक्चर लगाने वाले ने सेवा में लगाई साल भर की कमाई। जनसत्ता के अनुसार भोपाल के 35 साल के विजय अय्यर ने कंटेनमेंट जोन में सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव में साल भर जो कमाया और बचाया था सब खर्च कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उपायों पर कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पंजाब में सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिन पूर्णबंदी आज से शुरू। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना प्रबंधन में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।